मुगल वंश में ढेर सारे शासक हुए। उनमें से एक शासक था शाहजहां। इसकी ख्याति है कि इसने बहुत सारे आलीशान और दिलकश इमारतों को बनवाया, जिसमें से एक ताजमहल भी है। ताज की बेगम मुमताज महल से शाहजहां का निकाह 19 वर्ष की आयु में हुआ था। मुमताज महल से शाहजहां को 14 बच्चे प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 7 ही जीवित रह सके। इन 7 बच्चों में 4 पुत्र थे, बाकी पुत्रियां। सबसे बड़ा लड़का था दारा सिको, उसके बाद शाह सूजा, फिर औरंगजेब और सबसे छोटा मुराद बख्श। चारों में बादशाह दारा शिकोह को बहुत मानता था और उसने दारा को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल उसके 4 पुत्रों में से कोई एक पुत्र ही शासक बन सकता था। उसने दारा को अगला शासक तो घोषित कर दिया, जबकि उसके तीनों पुत्र अलग अलग प्रांतों के गवर्नर थे और उन सबके पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। ऐसे में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जरूरी हो गया था। साल 1756 में शाहजहां दिल्ली में गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। बादशाह ने अपने राज्याभिषेक के 30वीं वर्षगांठ को मनाया ही था कि गंभीर बीमारी ने उसके शरीर को घर बना लिया। उसके पैर सूज गए थे। हफ्ता भर से उसने खाना भी छोड़ दिया था। वो अकेले रहने लगा था और अपने बेटे दारा सिको के अलावा किसी से मिलता भी नहीं था। जैसे ही बादशाह लोगों की नजरों से ओझल हुआ, वैसे ही ये अफवाह गर्म होने लगी कि बादशाह की मृत्यु हो गई है और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि दारा सिकोह ने ही बादशाह को जहर दिया है। अफवाह के साथ साथ अव्यवस्था भी फैलने लगी। बादशाह का न होना लोगों के भीतर डर को खत्म कर दिया और अराजकता की स्थिति बनने लगी। इन अफवाहों को खत्म करने के लिए शाहजहां किसी भी तरह लड़खड़ाते हुए खिड़की पर पहुंचकर जनता को अपना चेहरा दिखाता है, लेकिन जनता अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करती है। अफवाह को और भी बल मिल जाता है कि दारा शिकोह ने किसी दूसरे आदमी को शाहजहां की जगह दिखाया है। इन अफवाहों के बीच शाहजहां धीरे धीरे स्वस्थ होता गया और इसी बीच दिल्ली से शाही जहाज से आगरा चला आया। शाहजहां बीमारी से तो आजाद हो गया, इसके बाद वो 9 साल और जिंदा रहा, लेकिन इस बीमारी के साथ उसकी राजनीतिक शक्ति चली गई, जो कभी वापस नहीं लौटती है। हुआ ये कि बादशाह की बीमारी उसके पुत्रों के लिए सत्ता हासिल करने का मौका था। दारा सिको इस समय अपने पिता के साथ सत्ता को संभाल रहा था, जबकि शाह सूजा बंगाल का गवर्नर था, मुराद गुजरात का और औरंगजेब दक्षिण भारत का। दारा बादशाह का पसंदीदा था। एक उदारवादी राजकुमार के रूप में लोग उसे पसंद करते थे। इसके साथ ही वो उच्च दर्जे का बौद्धिक व्यक्ति भी था, जिसने वेदों और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। एक बार आपको इसमें अकबर की छवि भी दिखेगी, लेकिन यही इससे एक भारी गलती हो जाती है। अकबर का उदारवाद उसके शासक बनने के बाद अस्तित्व में आया और उसने कट्टरपंथी ताकतों को हाशिए में रखने के लिए राजपूतों के साथ बेहतरीन संबंध बनाए, जबकि दारा का उदारवाद उसके शासक बनने के पहले का उदारवाद था और कट्टरपंथियों से मुकाबला करने की कोई रणनीति भी उसके पास नहीं थी। इसी का फायदा औरंगजेब को मिला और उसने कट्टरपंथी भावनाओं का सहारा लिया। बादशाह की मृत्यु की अफवाह को उसके तीनों पुत्रों ने बढ़ावा दिया। बंगाल का गवर्नर शाह सूजा बगावत करने वालों में पहला था। उसने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद गुजरात का गवर्नर मुराद ने भी खुद को बादशाह घोषित कर दिया। बस एक औरंगजेब ने अपने को बादशाह घोषित नहीं किया, बल्कि उसने मुराद के साथ संवाद को बढ़ाया और मुराद को अपने विश्वास में ले लिया। बागी भाइयों में औरंगजेब सबसे मजबूत स्थिति में था। दक्कन में उसके पास सबसे अधिक सेना भी थी और गोलकुंडा से उसने दक्कन के खजाने को भी समृद्ध कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी औरंगजेब सब्र से काम लेता है। जहां एक तरफ उसके दोनों बागी भाई खुद के बादशाहत का ख्वाब देख रहे थे, औरंगजेब अक्ल का इस्तेमाल कर
दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करता है, ताकि जब वो आगरा के अभियान में निकले तब दक्षिण उसे पीछे से चुनौती न दे दे। औरंगजेब और मुराद ने साथ मिलकर आगरा पर अभियान करने का निर्णय लिया। औरंगजेब ने कहा कि वो बादशाहत के लिए नहीं बल्कि अपने पिता को दारा के चंगुल से आजाद कराने के लिए अभियान कर रहा है। उसने मुराद की बादशाहत की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया और मुराद के साथ हुए पत्राचार में वो उसे पातशाह जी के नाम से संबोधित करता था और मुराद को कहता था कि वो उसे हजरत बुलाए। वहीं शाह शुजा ने औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के आक्रमण से पहले ही आगरा के लिए अभियान शुरू कर दिया। दारा और शाहजहां को लगा कि शाह शुजा से निपट लेने के बाद उनके पास औरंगजेब और मुराद से निपटने का भरपूर समय मिलेगा। दारा ने अपने सबसे बड़े बेटे सुलेमान के नेतृत्व में अपने सबसे खास 20,000 सैनिकों की सेना को शाह शुजा के खिलाफ भेजा। राजा जय सिंह भी इस सेना में सुलेमान की सहायता कर रहे थे। फरवरी 1658 में दोनों सेनाओं की भिड़ंत होती है, जिसमें शाह शुजा बुरी तरह पराजित होता है। शाह शुजा अपनी बची खुची सेना के साथ बंगाल की तरफ भागता है। सुलेमान इस सेना का पीछा मुंगेर तक करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पीछा करती हुई ये सेना इतना आगे निकल जाती है कि जरूरत के वक्त ये समय पर आगरा नहीं पहुंच पाती है। जिस वक्त दारा ने शाह शुजा के लिए सुलेमान के नेतृत्व में सेना भेजी थी, उसी समय मुराद और औरंगजेब को रोकने के लिए भी 2 सेना भेजा गया था। मुराद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कासिम खान के नेतृत्व में और औरंगजेब को रोकने के लिए जसवंत सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, लेकिन दोनों सेना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह को पराजित कर औरंगजेब मुराद के साथ आगरा के लिए कूच कर चुका था। दारा आगरा में अकेला था। उसकी सबसे बेहतरीन सेना बिना मतलब के मुंगेर में फंसी थी और सही समय में उसके लौटने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी दारा ने 50,000 की सेना को तैयार किया और दौलपुर में चंबल नदी के पास पहुंच गया। दारा की योजना थी कि किसी भी तरह सुलेमान मिर्जा की सेना के लौटने तक बागी भाइयों को रोका जाए, लेकिन औरंगजेब चालाक था। औरंगजेब दूसरे रास्ते से होता हुआ चंबल नदी को पार करता हुआ सामूगढ़ पहुंच चुका था। उधर दारा भी अपने प्लान के विफल होने के बाद अपनी सेना के साथ सामूगढ़ पहुंच गया। 8 जून की सुबह दोनों सेना आमने सामने थी। हमले की शुरुआत दारा शिकोह ने किया और उसे शुरुआती सफलता भी मिली, लेकिन दारा शिकोह युद्ध कौशल में औरंगजेब इतना निपुण नहीं था। दारा युद्ध क्षेत्र में अपनी हाथी पर बैठा था। युद्ध में मिल रही प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर दारा अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन औरंगजेब की नजरों में आ गया था और उसके हाथी पर निशाना लगाया जा रहा था, जिस कारण दारा अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठ गया। ये काम इतनी जल्दबाजी में किया गया कि दारा को जूता पहनने का भी समय नहीं मिला। इससे उसकी सेना में घबराहट फैल गई। उन्हें लगा कि दारा युद्ध मैदान को छोड़कर भाग रहा है, जिस कारण सेना भी भागने लगी। और अब दारा अकेले क्या कर सकता था? दारा को भी युद्ध मैदान छोड़ना पड़ा। यहाँ से दारा आगरा पहुँचता है। आगरा के किले में शाहजहां उसे अपने पास मिलने के लिए बुलवाता है, लेकिन दारा कहता है कि वो बादशाह से मिलने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। वो बेहद शर्मिंदा है और आधा मर चुका है। बादशाह उसे यहाँ से जाने की इजाजत दे दे। दारा ने अपने सभी परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया और अपने कुछ समर्थकों को लेकर रात में ही दिल्ली की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद औरंगजेब युद्ध मैदान में ही प्रार्थना करता है, फिर मुराद से मिलता है। मुराद इस युद्ध में बुरी तरह जख्मी हो गया था। बेहतरीन चिकित्सकों के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। औरंगजेब मुराद की ढेरों प्रशंसा करता है। ये घोषणा करता है कि बादशाह मुराद की सत्ता का यह पहला दिन है। इसके बाद औरंगजेब आगरा के किले की ओर बढ़ता है।
उसके मन में कहीं न कहीं अपने पिता के पास जाने में हिचक हो रही थी। वह शाहजहां को संदेश लिखता है कि ये जो भी हुआ है वो अल्लाह की मर्जी और आदेश से ही हुआ है। इसका जवाब देते हुए शाहजहां उसके लिए आलमगीर नाम का तलवार भिजवाता है और उसे किले के अंदर आमंत्रित करता है। लेकिन औरंगजेब इसे एक जाल समझता है और किले को उसे सौंप देने के लिए कहता है। औरंगजेब किले के अंदर खुद नहीं जाता है। बूढ़े बादशाह में युद्ध अभी भी बचा था। उसके आदेश पर किले के दरवाजों को बंद करवा दिया जाता है। किले के अंदर शाहजहां के कोई 1500 गुलाम थे। उनके सहारे उन्होंने युद्ध जारी रखा। अब तक औरंगजेब ने एक मुखौटा ओढ़ रखा था कि राज्य को उसके काफिर भाई दारा शिकोह से बचाना है। उसने इस मुखौटे को अब उतार दिया और एक नया मुखौटा पहना कि राज्य को शाहजहां जैसे अयोग्य शासक से बचाना है। इन मुखौटों के भीतर असली इरादा सत्ता हासिल करने के अलावा कुछ और नहीं था। औरंगजेब ने किले पर तोपों से हमला कर दिया, लेकिन किले की मजबूती के सामने तोपें बेअसर हो गई। उसने एक नई तरकीब अपनाई और किले के अंदर यमुना के पानी के सप्लाई को रोक दिया। 3 दिनों तक यही स्थिति बनी रही, जिसके बाद शाहजहां ने हथियार डाल दिए। औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद सुल्तान को किले पर अधिकार और खजाने को ले आने के लिए भेजा। उसे यह भी आदेश दिया गया कि शाहजहां को एक निजी इमारत में बंदी बना लिया जाए और बाकी दुनिया के साथ उनका संपर्क काट दिया जाए। औरंगजेब अपने पिता को देखने भी नहीं जाता है और इसके बाद कभी देखता भी नहीं है। इसके 8 साल बाद शाहजहां की मृत्यु के वक्त भी औरंगजेब खुद नहीं जाता है। आगरा में 2 सप्ताह रुकने के बाद औरंगजेब दिल्ली की ओर कूच करता है। औरंगजेब दारा शिकोह का पीछा कर रहा था और कायदे से उसे बहुत तेज चलना चाहिए था, लेकिन वो जानबूझकर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। इस वक्त वो दारा का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि मुराद को निपटाने की योजना में लगा था। पूरे रास्ते मुराद की उसने बहुत प्रशंसा की। मथुरा में शिकार करने के बाद मुराद औरंगजेब के टेंट के सामने से गुजर रहा था, तभी उसकी मुलाकात औरंगजेब से हो गई। औरंगजेब ने उसका स्वागत किया। दोनों भाइयों ने मिलकर दावत उड़ाई और मुराद को भारी मात्रा में शराब पिलाया गया। शराब के नशे में धुत मुराद जब एक अलग टेंट में गया तो वहीं सो गया। मुराद के अंगरक्षकों का ध्यान भी औरंगजेब ने भटका दिया। नींद की अवस्था में सोने की जंजीरों से मुराद को बंधवाकर दिल्ली के सलीमगढ़ में कैदी के रूप में रखा गया। बाद में इसे ग्वालियर के किले में भिजवा दिया गया, लेकिन इसका जिंदा रहना औरंगजेब के लिए उचित नहीं था। इसलिए एक पुराने आरोप के सजा के तौर पर इसे मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके बाद औरंगजेब दिल्ली पहुंचा। दारा तब तक लाहौर जा चुका था। मुगलिया सल्तनत में इस वक्त कोई बादशाह नहीं था। सिंहासन का खाली रहना साम्राज्य के लिए अच्छा भी नहीं था। इसी कारण एक बहुत सादे तरीके से दिल्ली में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया। 31 जुलाई 1758 को यह राज्याभिषेक शालीमार बाग में किया गया। इस दिन न तो नए बादशाह के नाम सिक्के ढाले गए और न ही खुतबा पढ़ा गया। औरंगजेब बादशाह बन चुका था। शाहजहां शाही कैद में था। मुराद की कहानी खत्म ही थी। दारा और शाह सुजा पराजित थे, लेकिन खतरा बाकी था। दारा के खिलाफ अभियान की तैयारियों में औरंगजेब को 3 हफ्ते का वक्त लगा, जिसके बाद औरंगजेब लाहौर के लिए कूच करता है। लाहौर में दारा नए सैनिकों का भर्ती कर रहा था, लेकिन औरंगजेब अब हिंदुस्तान का बादशाह था और दारा शिकोह के लिए औरंगजेब से युद्ध करना आसान नहीं था। इसलिए औरंगजेब के लाहौर पहुंचने के पहले ही दारा मुल्तान के लिए निकल पड़ा। जब औरंगजेब लाहौर से मुल्तान के लिए चला तो दारा मुल्तान को छोड़ देता है। अब औरंगजेब दारा के मामले को अपने सैन्य अधिकारियों पर छोड़कर दिल्ली के लिए निकल जाता है। दरअसल जब औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन को छोड़कर दारा के पीछे गया, तब शाह सुजा आगरा पर आक्रमण करने की नीयत से आगे बढ़ा। इसलिए औरंगजेब का लौटना जरूरी हो गया था।
दिल्ली से सीधे औरंगजेब कोरा पहुंचा, जो इलाहाबाद के नजदीक है। यहाँ दोनों सेना आमने सामने थी। औरंगजेब की सेना में 90,000 सिपाही, जबकि शाह सूजा के सेना में 23,000 सिपाही थे। बावजूद इसके औरंगजेब इस युद्ध को हारते हारते बचता है। दरअसल औरंगजेब की सेना का एक कमान राजा जसवंत सिंह संभाल रहे थे। युद्ध शुरू होने से पहले ही राजा जसवंत सिंह अपनी 14,000 राजपूत टुकड़ी के साथ युद्ध मैदान को छोड़ देते हैं। उनके रास्ते जो भी आता है उसे बर्बाद करते हुए जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ छोड़ देते हैं। औरंगजेब की किस्मत अच्छी थी कि जसवंत सिंह उसे छोड़कर राजस्थान चले गए। यदि वो शाह सूजा के साथ मिल गए होते तो औरंगजेब का हार निश्चित था। लेकिन औरंगजेब इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध बहुत मुश्किल नहीं रहा। इसे औरंगजेब आसानी से जीत लेता है और शाह सूजा युद्ध मैदान को छोड़कर भाग जाता है। शाह सूजा बंगाल के बाहर शरणार्थी के रूप में अपनी मृत्यु तक रहता है। उधर दारा शिकोह लाहौर मुल्तान होता हुआ गुजरात पहुंचता है। गुजरात की राजधानी अहमदनगर में शाह नवाज खान दारा की मदद करता है, जिस कारण दारा की सेना में 22,000 सिपाही हो गए थे। कुछ समय तक ऐसी संभावना बनी थी कि जसवंत सिंह दारा शिकोह का साथ देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, जिसके बाद अजमेर के पास दौराई में 21 मार्च 1659 को दोनों सेना आमने सामने थी। ये युद्ध 3 दिनों तक चला। तीसरे दिन जब औरंगजेब ने दारा की सेना के एक हिस्से को बर्बाद कर दिया, उसके बाद पूरी सेना का मनोबल टूट गया। लेकिन दारा उम्मीद नहीं खोता है और अपने कुछ लोगों के साथ युद्ध मैदान को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद दारा के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। औरंगजेब इसे एक बार और भागने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने राजा जय सिंह को दारा को खोजने और पकड़ने का जिम्मा दिया। दारा बचते बचाते सिंध जाता है, जहां से योजना थी ईरान जाने की। जय सिंह भी दारा को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। वो बस यही चाहते थे कि दारा किसी तरह भारत की सीमा से बाहर चला जाए। इसलिए जानबूझकर जय सिंह दारा को रास्ता दे रहे थे। दारा अब सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहा था, उसकी लड़ाई अब केवल उसकी जिंदगी के लिए थी। बोलन दर्रे से गुजरते हुए दारा की सबसे पसंदीदा पत्नी नादिरा बानो की मृत्यु हो जाती है। दरअसल उसने जहर पी लिया था, क्योंकि वो भारत को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसने दारा को पूरी तरह से तोड़ दिया। नादिरा की आखिरी इच्छा थी कि उसे भारत में ही दफन किया जाए। दारा ने किसी तरह शव को दफन करने के लिए लाहौर भिजवा दिया। दारा भारत को छोड़ चुका था। बोलन दर्रे से 14 किलोमीटर दूर एक अफगानी सरदार मलिक जीवन ने दादर में इसका स्वागत किया। एक वक्त था जब मलिक जीवन की जिंदगी को दारा ने बचाया था। तब शाहजहां ने इसकी हत्या का आदेश जारी कर दिया था। आज मलिक जीवन दारा का आखिरी सहारा था। लेकिन मलिक दारा के एहसान को नहीं चुकाता है, बल्कि वो दारा को एक मौके की तरह देखता है। लेकिन मलिक दारा के एहसान को नहीं चुकाता है, बल्कि वो दारा को एक मौके की तरह देखता है। मलिक जय सिंह को सूचित करता है कि दारा कब्जे में है। जय सिंह भी अब लाचार थे। जय सिंह और बहादुर खान दारा को गिरफ्तार करते हैं और दिल्ली ले जाते हैं। चांदनी चौक से होते हुए लाहौरी गेट के रास्ते दारा को लाल किले में लाया जाता है। जो भी इसे देखता है वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। जनता रहम की भीख मांगती है। अगले दिन दिल्ली में जब मलिक जीवन आता है, जिसने दारा के साथ धोखा किया था, तो शहर में दंगे भड़क जाते हैं। मलिक के काफिले पर जनता पत्थर फेंकती है। जवाबी हमले में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। जीवित दारा औरंगजेब के लिए खतरा था। जनता की उम्मीदें दारा से बंधी हुई थी। दीवाने खास में इस पर मुकदमा चला। एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सबने दारा के लिए मृत्यु का प्रस्ताव दिया। तय हुआ कि दारा को मृत्यु दंड मिलेगा। दारा ने अपने मृत्यु को रोकने के लिए औरंगजेब से प्रार्थना की, लेकिन औरंगजेब को दारा का जीवन चाहिए था, प्रार्थना नहीं। 9 सितंबर 1759 को शाम 7 बजे उसके कमरे में कुछ गुलाम आए और दारा शिकोह को मार दिया गया। दारा के सर को आगरा में शाहजहां के पास भिजवा दिया गया।
इसके धड़ को दिल्ली के बाजार में हाथी पर रखवा कर घुमाया गया। औरंगजेब के सभी दुश्मन खत्म हो चुके थे, केवल सुलेमान मिर्जा बचा था। सुलेमान दारा शिकोह का पुत्र था और अपने सबसे खास 20,000 सैनिकों के साथ ये शाह सूजा को रोकने गया था। उसी समय औरंगजेब ने दारा पर आक्रमण कर दिया था। सुलेमान कभी अपने पिता को बचाने के लिए लौट नहीं पाया। औरंगजेब के शासक बनते ही उसकी सेना ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसने गढ़वाल के राजा के यहाँ शरण लिया, लेकिन 1561 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा पर दबाव बनाया और सुलेमान को अपने अधिकार में ले लिया, जहां इसे ग्वालियर के किले में कैद किया गया। इसे रोज जहरीला पदार्थ पिलाया जाता था, जिसके कारण 1 साल के भीतर इसकी दर्दनाक मौत हो गई। सत्ता का खेल साधारण नहीं होता और उत्तराधिकार का युद्ध भाइयों और पिता को नहीं देखता। औरंगजेब कोई पहला शासक नहीं है जिसने अपने भाइयों की हत्या करके सत्ता पाई। यहां तक कि एक बार दारा शिकोह ने भी कहा था कि जब वो शासक बनेगा तो औरंगजेब को मार के दिल्ली के 4 दरवाजों पर उसके शरीर को काट के टंगवा देगा। हाँ, ये बात सही है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, लेकिन उसकी क्रूरता का कारण उसकी शासन करने की अयोग्यता थी। यदि आप ये समझते हैं कि उसने अपने भाइयों की हत्या की इसलिए क्रूर था, तो ये भावुकता कही जाएगी। औरंगजेब बहुत बड़े बड़े दावे कर सत्ता में आया था, लेकिन उन दावों का असर उसके शासन में दिखता नहीं है। इसलिए उसने अपने आप को प्रो इस्लाम के मुखौटे में बंद कर लिया। औरंगजेब एक मुखौटा बदलने वाला बादशाह था। पहले इसने भाई को काफिर बताकर काफिरों के खिलाफ मुखौटा पहना, फिर पिता को अयोग्य शासक बता योग्यता का मुखौटा पहना, और जब शासन में गड़बड़ी हुई तो प्रो इस्लाम का मुखौटा पहना।